हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCERT क्लास 7 जो कि साइंस चैप्टर आपका 2 चैप्टर 1 हमने जो है सो पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दी। तो अभी हम लोग कितना पार्ट 2 प्राणियों में पोषण जो कोई हम लोग आधा पार्ट इसका जो है सो कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग दूसरी वीडियो में इसको पूरा पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझते हैं। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। ठीक, चलिए तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो पौधों में पोषण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो किसके बारे में, प्राणियों में पोषण, यानी हमारे जो जीव जंतु जो हम लोग का खाने पीने का चीज़ मैंने कैसे खाते पीते हैं, ये सबको हम लोग को पढ़ना है। ठीक, कैसे खाते हैं पीते हैं, पचता है और कैसे निकलता है, सारा इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है सो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से इसका शुरुआत है। तो बोलता है कि पूर्व की कक्षा में हम परपोषियों के शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी में वर्गीकरण को समझ चुके हैं। यानी पूर्व कक्षा में हम लोग क्या कर सकते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी, ये सभी हम लोगों को समझ सके हैं। ठीक, एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा जाए तो परपोषी यानी जो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए। ठीक, क्या होता है, हम लोग दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरों के ही हम लोग खाना पीना जो है सो खाते हैं। कहाँ से, तो दूसरे के सहायता से ही खाते हैं। जैसे पेड़ पौधे उगाते हैं वहाँ से तो हम लोग खाते हैं। ठीक, लेकिन पेड़ पौधे क्या होता है, वो अपने आप मतलब पत्ती में अपना भोजन तैयार करता है और अपने आप से वो खाना भी बना लेता है। ठीक, पत्ती में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अगले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यह जानते हैं कि विभिन्न जीवों में भोजन प्राप्त करने की विधियाँ अलग अलग होती है, परंतु ये विधियाँ अलग क्यों होती है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बोलता है जंतु का नाम यहाँ पे, दूसरा भोजन में क्या, भोजन अंतर्ग्रहण कैसे, यानी क्या क्या खाता है। यहाँ पे जंतु का नाम लिखना है, दिया हुआ है पहले से। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स में पहले से ये आपका दिया हुआ है, लेकिन आपको भरना क्या क्या है कि भोजन में ये क्या खाता है, फिर इसका भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करता है, इसको भरना है पूरा टोटल। ठीक, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, जैसे चींटी क्या करता है, क्या खाता है, आपका हो गया चिन्नी उन्नी कुछ भी, ये भी क्या करता है, पकड़ता है और निगलता है, यानी नहीं ये क्या करता है, चूसता है। ठीक, चूसन करता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे चूसन। इस तरह से आप लोग यहाँ से सारा जो है सो भर सकते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए थोड़ा मैं हिंट कर देता हूँ यहाँ पे। मनुष्य क्या खाता है, तो चलिए दूसरा नंबर में हमारा क्या बोला था, भोजन में क्या खाता है। तो जैसे हो गया सब्जी, चना दाल, ये सब आपका हो गया। कैसे खाता है, तो चबा के खाते हैं, यहाँ पे चबाना। उसके बाद तितली क्या करता है, क्या खाता है, फूलों का रस खाता है, तो यहाँ पे फूलों का रस लिख देंगे। फिर इसका जो है सो कैसे किस माध्यम से खाता है, तो ये चूस के खाता है, यहाँ पे चूसना भर देंगे इस तरह से। और सारा चीज़ है, जैसे मरमर पक्षी है तो वो कैसे जैसे ही मतलब खाता है उसको यहाँ पे लिखना है, और क्या खाता है इसको यहाँ पे लिखना है। जैसे मतलब ये कैसे अंतर्ग्रहण कैसे करता है, निज भीतर कैसे करता है, चबाता है, काटता है, पकड़ता है, ऐसे करके आपको यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। इस सभी सारी चीज़ों से आपको क्या करना है, कंप्लीट करके भर देना है। ठीक, चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक, बोलता है इस सारणी से आप समझ गए होंगे कि विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना में विभिन्नता के कारण ही इनमें भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग अलग होती है। यानी सब चीज़ जो है यहाँ पर जितना भी जीव है आपका अलग अपना जो है सो स्टाइलिश होता है, खाना पीने खाने का, कोई निगलता है तो कोई चबाता है। इस तरह से आपका मतलब जो है सो हर एक जीव जंतु का क्या अपना अपना एक तरीका होता है खाने और पीने का। ठीक, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भोजन अंतर्ग्रहण की कुछ अन्य विधियां भी होती है जो विभिन्न जीवों के शारीरिक संरचना के कारण अनुरूप अलग अलग होती है। यानी शारीरिक संरचना के कारण क्या होती है, उसका भोजन को चबाना या खाना या चूसने की तरीका जो है वो अलग अलग होती है। बोलता है एक कोषीय जंतु जैसे प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा में यह कूटपाद के द्वारा होता है। यानी अमीबा में भोजन किस प्रकार का होता है, तो कूटपाद की विधि द्वारा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे भोजन करता है। अगला बोलता है मधुमक्खी फूलों के मकरंद यानी चूसती है, तो ये अपना अंतर्ग्रहण कैसे करता है, चूस के करती है। ठीक, अगला बोलता है सर्प जैसे अजगर अपने मुख से अपने आहार को पूरा निगल जाते हैं। ये क्या करते हैं अपना टोटल, ये ना चबाते हैं ना चूसते हैं, डायरेक्ट ये निगल जाते हैं। अगला बोलता है पक्षी जैसे गोरैया अपने चोंच से अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़कर खाती है। तो पकड़ी मैंने पक्षी जितना भी होता है वो सब क्या करता है, अपने चोंच से अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़कर वे खा जाते हैं। अगला बोलता है गिरगिट, जिसको हम लोग टिटंगा भी बोलते हैं, जीवित कीड़ों को एक झटके से जीभ द्वारा लपेटकर मुंह के भीतर खींच लेती है। यानी क्या करता है, डायरेक्ट मतलब कोई भी जीव को देखता है तो फटाक से उसके ऊपर अटैक करके अपना मुंह में डाल लेता है। अगला बोलता है चूहा अपने भोज्य पदार्थों को कुतर कुतर कर खाता है। तो चूहा का भी एक अलग जो है तरीका है अपना भोजन करने का। चलिए यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है कि
कैसे कौन सा भोजन करता है जीव। तो ये देखिए आपका अमीबा हो गया है। इस तरह से यहाँ पे इसका क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, कोई खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने का मटेरियल रखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने इसको घेर लेता है। पहले इस तरह से घेरता है, फिर यहाँ पे अपने अंदर ले जाता है, उसके बाद जो है सो चारों तरफ इस तरह से फैल जाता है, ठीक। इसका किसके द्वारा हो गया, तो अमीबा द्वारा अंतर्ग्रहण हो गया। अगला बोलता है मधुमक्खी में द्वारा मकरंद चूसना, रस जो चूसता है मधुमक्खी, तो कैसे, तो उसकी डाली पर बैठ जाता है इस तरह से, उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पे अपना पंप लगा के चूसते रहता है, ठीक। उसके बाद बोलता है यहाँ पे सांपों द्वारा निगलना, यानी अजगर द्वारा निगलना। तो आज अजगर सांप क्या करता है, कोई भी सांप रहता है तो वो डायरेक्ट अंतर्ग्रहण कैसे करता है, तो निगल जाता है। उसके बाद बोलता है यहाँ पे कुछ पक्षियों द्वारा जो है सो अंतर्ग्रहण कैसे करता है, तो वो दाना दाना को चुगता है, ठीक। फिर बोलता है कि गिरगिट द्वारा अंतर्ग्रहण, ये क्या करता है, डायरेक्ट किसी के ऊपर भी कोई भी कुछ भी चीज़ रहता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके अपने मुंह में ले आता है, ठीक। फिर बोलता है चूहा द्वारा कुतरना, ये क्या करता है, किसी भी पदार्थ को छोटा छोटा भाग में पार्ट कर देता है, उसके बाद फिर ये अपना अंतर्ग्रहण करता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अमीबा में पोषण कैसे होता है। चलिए हम लोग पीछे बोले थे कि इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक प्राणी है, यानी ये कभी जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहीं पे पाए जाने वाला एक अमीबा जीव होता है। यह अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है, किसी भी तरह से ही हो सकता है इसका आकृति, ठीक। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है, यानी ये एक कोशिकी जीव में गिनती आता है तो उसका सिर्फ एक ही कोशिका होगा, इसके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाएगा, ठीक। अब अगला बोलता है अमीबा निरंतर अपना आकृति एवं स्थिति कुटपादों अर्थात कृत्रिम पाँव जैसे पादाप भी कहा जाता है। ये क्या करता है, अपना कुटपादों अथवा कृत्रिम पाँव जिसे पादाप कहा जाता है। अगला बोलता है यहाँ पे आकृति एवं स्थिति, इसका जो इस तरह से आकृति होता है इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, स्यूडोफोडिया यानी पादाप भी कहा जाता है। इसके बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है, इसका क्या होता है, मतलब लगातार इसका चेंज होते रहता है इस तरह, ठीक। तो उसके कारण जो मतलब बदलता रहता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक पादाप टाइप का स्यूडोपोडिया भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक। बोलता है ये इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको किसी भी भोजन को रहता है उसको डायरेक्ट उसके साथ में लाने या खाने के लिए उसको मदद करता है। चलिए इसको भी जान लेना है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन जो कोशिका के भीतर होता है अंतः कोशिका पाचन कहता है, यानी जो कोशिका के भीतर हो जाता है उसको बोलते हैं अंतः कोशिका पाचन, और जो बाहर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो बाह्य कोशिका पाचन, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये अमीबा चीज़ है, ठीक। देखिए ये कैसे अपना पोषण करता है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले इसका जो कोई भी खाद्य कण यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है। उसके बाद ये हमारा अमीबा हो गया, इसका यहाँ पे क्या है, केंद्रक है, ठीक। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये धीरे धीरे अपना सूढ़ा जैसा इधर भी और इधर भी फैलाएगा, और फैला के क्या करेगा, उसको पहले घेर लेगा जो भी पदार्थ होगा। जैसे आपका हो गया यहाँ पे कुछ ऐसे था, यहाँ पे कोई पदार्थ है, फिर अब अगला टाइम में एक थोड़ा देर के बाद ये क्या करेगा, इसको अंदर ले आएगा, ठीक। अंदर लाते लाते ये क्या करेगा, लास्ट में केंद्रक तक ले आएगा, और उसके बाद इसको जो है सो शरीर के चारों तरफ इस तरह से फैला देगा, ठीक। देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अमीबा सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल में छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम्स, अन्य छोटे एकोसी जीव, मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। तो यही सब जो है सो अमीबा क्या क्या खाता है, तो बैक्टीरिया, छोटा शैवाल जो हो गया उसको, तथा अन्य एक छोटे एकोसी जीव, यानी ये भी एक कोशी जीव है, और इससे जो छोटा एक कोशी जीव जैसे आपका हो गया माइकोप्लाज्मा, ये सब ये क्या करता है, अपना आहार में लेता है। चलिए यहाँ पे है कि जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कूटपाद विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और अंततः निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्यान्न में फंस जाता है। जब भी इसको कहीं भी आभास होता है कि कोई भी चीज़, कोई वस्तु या उसकी जो खाने लायक है, तो उसको क्या करता है, सबसे पहले घेर लेता है, कूटपाद विकसित करता है, ठीक। कूटपाद विकसित करता है मैंने, और अपना जो शरीर है इसे फैलाते रहता है जैसे जैसे, ठीक। तो वही उसी को बुलाया जाता है कूटपाद। तो वो क्या करता है, कोई भी पदार्थ रहता है तो वहाँ पे जाके उसको अटैक करता है और इस तरह से घेर लेता है, और घेर के लास्ट में अंत में क्या करते हैं, केंद्र की तरफ आता है, और यहाँ से इसका जो है सो पूरा छोटा छोटा भाग इधर उधर फैलने लगता है टूट तोड़ के, ठीक। अगला बोलता है खाद्यान्न में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। इसका खाद्यान्न में ही यहाँ ही पे इसका क्या होता है, पाचक रस भी स्रावित होता है, यहाँ से इसका पाचक रस भी निकलता है। इसको पचाने के लिए जो रस होता है उसको निकलता है। एक खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं।
एक खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें क्या कहता है, सरल पदार्थों में बदल देता है। यानी जो जटिल पदार्थ होता है, मोटा मोटा होता है, उसको छोटे छोटे भाग में पार्ट कर देता है। ठीक, कौन करता है उसको, तो खाद्यधानी करता है। ठीक, उसमें जो पाया जाने वाला रस होता है। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा के यहाँ से धीरे धीरे अवशोषित पदार्थ के अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी वो जो पदार्थ होता है किसके, इसके रक्षा के लिए, इसको बढ़ने के लिए, इसको मतलब सही पोषण मिल सके, इन चीज़ों के लिए जो है सो ये आवश्यक सहायता करता है। बोलता है बिना पचा अपशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। जो नहीं पचता वो क्या करता है, फिर से खाद्यदानी से वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, कुछ यहाँ पे और दिया हुआ कि अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होता है। इसमें जो भी काम होता है मात्र एक कोशिका ही होता है। ठीक, हमारा तो बहुत सारा कोशिका होता है, लेकिन इसका जो है सो एक कोशिका ही मिलकर इतना सारा काम करता है। ये भी इसके लिए बहुत बड़ा बात होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं हाइड्रा एक बहुकोषीय जीव जंतु है जिसकी मुख गुहा का छिद्र ही अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन दोनों का कार्य करता है। यानी ये क्या है, बहुकोषीय जीव होता है और उसका मुख गुहा यानी जो खाता है मुंह से, वहीं से क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है, उत्सर्जन दोनों वहीं से करता है। ठीक, इसका खाना भी एक जगह से और उसका निकलता भी उसी जगह से है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक कि मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। ठीक, तो मनुष्यों में भोजन ग्रहण करने के लिए कौन कौन से अंग है, इन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए, बोलता है मनुष्य भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रम को अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं तो उन सभी हम लोग सबसे पहले जो मुंह में चबाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अंतर्ग्रहण। अगर यदि कहीं पे भी आपको अंतर्ग्रहण का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम अंतर्ग्रहण कहेंगे। ठीक, क्या अंतर्ग्रहण का फिर से एक डेफिनेशन, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर बोलता है कि भोजन मुंह से पेट में चला जाता है, जब खाते हैं तो हमारा वो नीचे चले जाता है। अब हम मानव में पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं, इसके मानव तंत्र को समझने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। ठीक, सबसे पहले फिगर यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये आपका हो गया मुंह हो गया शुरू में, इसका फिर उसके बाद नीचे जो आगे वाला भाग है वो क्या हो गया, आपका मुख गुहा हो गया। फिर आपका ग्रसनी हो गया, इधर जो आपको गर्दन के नीचे थोड़ा ऊपर होता है उसको ग्रसनी बोला जाता है। वो जो नलिका होता है जिससे खाना इधर पहुंचता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रसिका बोला जाता है। ठीक, ये आपका ग्रसिका हो गया। फिर बोलता है अकृत, जिसको लिवर बोला जाता है, वो हमारे लिए यहाँ पे होता है। पित्ताशय, जिसको गैल ब्लैडर इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ पे होता है। अमाशय, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। ये सब जो है सो चित्र आपको याद रखना है। ठीक, अग्नाशय, ये आपका ये जो फिगर है आपका अग्नाशय का फिगर दिया हुआ है। ठीक, और एक बड़ी आंत होता है, एक छोटी आंत होता है। तो बड़ी आंत का जो फिगर है वो किस तरह है, तो मोटा वाला जो है वो बड़ी आंत होता है, और छोटी आंत कौन होता है, जो पतला वाला होता है उसको पाइप, उसको छोटी आंत बोला जाता है। ठीक, और ये जो हमारा छोटा भाग दिख रहा है इसको अपेंडिक्स बुलाया जाता है। ठीक, और जो मलाशय होता है ये तो निकलता है उधर से, उस गुद्दा जो सबसे नीचे पार्ट होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिफिनेशन भी पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ से भी हम लोग समझते हैं। जीव जंतुओं में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सुविकसित होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर जीव जंतु में देखा जाए कि सबसे अच्छा जो है सो भोजन को पचाने के लिए मतलब यंत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, वो मनुष्य में भी पाया जाता है। यह मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बृहदांत्र, मलाशय एवं गुद्दा से बनी होती है। ये इन सारे चीज़ों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। क्या, तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है ये इतना सारा मटेरियल, इतना सारा उसके लिए पदार्थ आवश्यक होता है। आवश्यक नहीं मतलब बोल सकते हैं इसको, जो कि पाया जाता है हमारे शरीर में। पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये सब ग्रंथियां मिलकर क्या करता है, एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। पोषण किसको कहेंगे, जब हमारा जो है सो जिसमें भोजन के जटिल पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम लोग चबाते हैं तो सबसे पहले हमारा शुरू में बहुत मोटा होता है, उनसे जो है सो और छोटा होते जाता है। जब उसको छोटा मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग मुंह में आता है, उसके बाद हम लोग वहाँ से क्या करता है, एक रस निकलता है लार से, जो कि उसको पचाने में सहायता करता है। तो उससे क्या करता है, उस सब पदार्थों को पोषण, इन्हीं सारी विधि को पोषण कहा जाता है। ठीक, बोलता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया को जो मुख द्वारा होती है अंतर्ग्रहण कहलाती है।
अगला हमारा पाचन, शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। यानी शरीर के भीतर जो मतलब सरल तथा विलेय अणुओं को, यानी बड़ा बड़ा पार्ट जो जो पचाने में हमारे लिए सहायक करता है, जो भी रस निकलता है उस तत्व को क्या बोला जाता है, उस तत्व को अंतर को क्या बोला जाता है, पाचन बोला जाता है, या तो टोटल जो काम होता है उसको बोला जाता है पाचन ही। ठीक, पाचन मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत में समाप्त होती है, और जो शुरू होती है हमारे मुंह से शुरू होती है और लास्ट इसका कहाँ था, तो ये छोटी आंत में जाकर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अवशोषण किसे कहते हैं। तो पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ को शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। अवशोषण अब क्या होता है, जो भी चीज़ हो अब एनर्जी वाला चीज़ होता है तो उसको क्या करता है, अलग अलग जगह पर भेज देता है। जैसे आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कुछ भी अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका काम होता है। तो इसका जो काम होता है इस टोटल का क्या करता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये छोटी आंत में होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वांगीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है उसे स्वांगीकरण कहलाता है। यानी जिस भोजन का उपयोग जो है सो किसके लिए, भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न के लिए, एनर्जी के लिए हम लोग खाते हैं, या मतलब वृद्धि के लिए खाते हैं, तो उन जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है कि बहिष्करण या निष्कासन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है निष्कासन कहलाता है। लास्ट में जो निकल जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रक्रिया जो होता है उसको बहिष्करण या निष्कासन कहलाता है, निष्कासन। ठीक, ये आपका चित्र यहाँ पे हो गया, इसका आप फिगर भी बना सकते हैं। ठीक, और याद रख देते हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज़ पाया जाता है। अगला मुख एवं मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। तो भोजन मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तथा चबा दिया जाता है। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जो भोजन चबाते समय लार निकालती है। यह भोजन को मुलायम एवं गीला करता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के रूप में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस नामक सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। देखिए, ये जो हमारा खाना पच जाता है इसे नहीं पचता है। ठीक, उसके लिए बहुत सारा लार ग्रंथि का, बहुत सारा रस का जो है सो आवश्यकता होता है। तो जो रस पाया जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, मुंह में 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि पाया जाता है ओज। ठीक, और एमाइलेज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे लार में पाए जाते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, सब सारा पदार्थ को लचीला मतलब बहुत मुलायम करता है, गीला करता है, ताकि वो अंदर धकेला जा सके आसानी से और मतलब अच्छा से जो है सो उसका पाचन हो सके। ठीक, आप लोग एक जो है सो रस का नाम रखिएगा कि लार में कौन सा रस पाया जाता है, तो एमाइलेज रस पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद बोलता है कि माल्टोस नामक सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मोल्टोस ये भी क्या करता है, सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ये सरल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर यदि उदाहरण दिया जाए तो कहाँ, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर आपका जो हो गया आटा यानी रोटी में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन सबको जो है सो पचाने का कार्य कौन करता है, तो माल्टोस करता है। ठीक, यहाँ आपका जो है सो क्रियाकलाप आ गया। चलिए क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता जो पढ़ने लायक होता है। ठीक, हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं। ये आपको नोट कर सकते हैं कि क्रम संख्या यहाँ पे दांतों को विभिन्न कार्य, दांतों की संख्या, दोनों जबड़ों में दांतों का कुल योग, दांतों का प्रकार। तो पकड़ने तथा काटने वाला जो दांत होता है वो हमारा क्या होता है, कितना होता है, 4 होता है। नीचे भाग में आपका ये हो गया मुँह। ठीक, यहाँ पे क्या नीचे वाला ये पार्ट हो गया दांत और ऊपर वाला ये पार्ट हो गया। ठीक, तो निचला जबड़ा में 4 पाया जाता है, ऊपरी जबड़ा में भी 4 पाया जाता है। कौन, तो पकड़ने तथा काटने वाला दांत। फिर दोनों को मिला के कितना, 8 होता है। और इस प्रकार के जो दांत कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कृतंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसको कृतंक कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चीरने एवं फाड़ने का जो काम होता है वो क्या होता है, इसका क्या होता है, ऊपरा में 2 होता है। इस तरह से आपका मुंह हो गया। ठीक, आपका ऊपर में 2 और नीचे में भी 2 होता है, तो टोटल कितना होता है, 4 होता है। और रदनक इसको कहा जाता है। क्या करता है इसे काम, चीरने एवं फाड़ने का काम होता है। अब जो चबाने एवं पीसने वाला, किसी भी हम लोग चीज़ को चबाते हैं तो उसका जो काम करता है वो कौन करता है, तो ये अग्रचवर्णक करता है। ठीक, ये अग्रचवर्णक करता है। जो हमारे ऊपर जबड़ा में 4 और निचला जबड़ा में 4 और टोटल हमारा कितना, 8 पाया जाता है। उसके बाद चबाने एवं कुचलने वाला दांत, यानी चबाने और कुचलने वाला दांत जो आता है वो कितना होता है, ऊपर जबड़ा में 6 होता है और नीचे जबड़ा में भी 6, टोटल आपका 12। और जो इस तरह के दांत कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, च्वर्णक कहलाते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट इसका जो है सो पार्ट के साथ। चलिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।